अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली आबिद। पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, इस सिलसिले में अगर हम आपको बताएं तो ये सवाल आजकल हर शख्स की जुबान पर है। मुल्क को मुआशी बुहरान से निजात दिलाने के लिए वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर दुबई में इस वक्त मौजूद हैं, जहां से उम्मीद है कि पाकिस्तान को बेहतर इक़्तिसादी पैकेज मिलेगा। तो इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब। लेकिन हम सबसे पहले जिक्र करेंगे बलूचिस्तान की पल पल बदलती सियासी सूरत हाल की। 2018 के इलेक्शन की बात की जाए तो बलूचिस्तान में बाप बनकर सामने आने वाली जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी में लगता यह है कि फूट पड़ गई है। मौजूदा स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली साबिक वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। ताहम स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान जिस अंदाज में किया, उसने कई शुकूक और शुबहात पैदा कर दिए। सहाफियों को उनके इस्तीफे की खबर मिलने के बाद उन्होंने अपना फोन ही बंद कर लिया और स्पीकर के मुस्ताफी होने की खबरों से खुद उनकी अपनी पार्टी बेखबर ही रही। तर्जुमान वजीर आला बलूचिस्तान बुशरा रिंद ने कहा कि कुद्दूस बिजिंजो का ओहदे से मुस्ताफी होने के फैसले की खबर अभी तक पार्टी को मौसूल नहीं हुई है। तो इस्तीफे की खबरों पर अभी बहस जारी ही थी कि अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो ने इसी दौरान अपने फेसबुक पेज पर एक पैगाम दिया। उन्होंने इस्तीफा उधर जो है वो कायदा तौर पर दे दिया। ताहम आज न्यूज पर जैसे कि टिकर चले तो कुछ ही देर बाद उन्होंने अपना ये स्टेटस भी डिलीट कर दिया। अब मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो को खुद अपनी ही जमात से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका कहना है कि उन्हें पार्टी में कोई अहमियत नहीं दी जा रही है, जबकि ज़राए कहते हैं कि अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो को वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ऐन मुमकिन है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए भी अब मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और हो सकता है कि कोई अब नया कोलेशन भी बनकर सामने आए। तो इसी पर बात करेंगे। इस वक्त ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब, सबसे पहले तो बताइएगा ये माजरा है क्या, इख्तिलाफात शुरू कहाँ हुए, कब हुए? जी अली, ये इख्तिलाफात जब बाप की तश्कील पाई थी और वजीर आला थे कुद्दूस बिजिंजो, तो मामलात जिन्होंने ये जमात बनाई मिलके उन्होंने तय किया था कि कुद्दूस बिजिंजो इस पार्टी के सरबराह होंगे। लेकिन फिर जब जाम कमाल इस पार्टी में शामिल हो गए तो आखिरी वक्त पे उनका नाम ड्रॉप करके जाम कमाल को पार्टी का सदर नामजद कर दिया गया, जिसपे काफी नाराजगी का इजहार किया गया उनकी जानिब से। इसके बाद फिर ये इलेक्शन हुए और इलेक्शन में कामयाब होकर जब ये पहुंचे हैं असेंबली में, तब इन्होंने लॉबिंग शुरू की और फिर कोशिश की कि वो वजीर आला बने। लेकिन जो पार्लिमानी ग्रुप था उसमें अक्सरियत इनके खिलाफ ही रही, इसलिए उसमें नाकामी के बाद इन्होंने थोड़ा सा अलहदा राब्ते शुरू कर दिए थे, BNP के साथ भी और JUI के साथ भी, तहरीक इंसाफ के साथ भी बराह रास्त राब्तों में थे ताकि ये अपने लिए जगह बना सकें। लेकिन बात आगे ना बढ़ी और मजबूरन इन्होंने स्पीकर का ओहदा कबूल कर लिया और वक्ती तौर पे बात टल गई। लेकिन तकरीबन 2 माह कबल फिर इनकी नाराजगी शुरू हुई तरक्याती फंड और तरक्याती मंसूबों के हवाले से और मीडिया पे खबरें इनकी जानिब से चलवाई गई कि वो अनकरीब इस्तीफा दे देंगे और वो मजीद नहीं रहना चाहते स्पीकर के ओहदे पे। लेकिन मुझीब, अभी दिन कितने हुए? अभी तो 90 दिन भी नहीं हुए हुकूमत बने हुए, तो इतनी जल्दी इख्तिलाफात क्यों हो गए? अभी अगर उन्होंने इक्तिफा कर लिया था कि वो स्पीकर बन गए थे और थोड़ी देर के लिए मामले को छोड़ दिया था कि वजीर आला नहीं बना तो ठीक है, तो फिर अभी से क्यों इख्तिलाफात स्टार्ट हो गए? देखिए, तरक्याती मंसूबों में जो काम हो रहा है उसके लिए फंड इजरा नहीं हो पा रहा, जो पेंडिंग मंसूबे अवारान के हैं वहां के लिए फंडिंग नहीं हो रही, ये पहले इख्तिलाफात थे। लेकिन 2 रोज पहले अवारान से एक रामेन मोहम्मद हसनी को वजीर आला ने अपना मुआविन खसूसी नामजद किया है। ये उस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जो सियासी तौर पे हरीफ है कुद्दूस बिजिंजो के अवारान में। इस नामजदगी पर काफी नाराजगी का इजहार किया उन्होंने और उसका इजहार इस तरह किया कि आज मीडिया को बाकायदा ये फीड किया गया कि अब वो मजीद नहीं रहना चाहते और तमाम मीडिया बताया गया कि वो इस्तीफा देने का सोच रहे हैं, मशावरत के बाद बाकायदा ऐलान। लेकिन अपनी नाराजगी किसी और सूरत में भी तो जाहिर कर सकते थे अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो, या कोई और भी तो चैनल यूज कर सकते थे कि वजीर आला तक अपनी नाराजगी पहुंचाते। वजह क्या थी कि इस्तीफे पे ही इक्तिफा करना पड़ा? जी, ये नाराजगी का इजहार वो पहले से कर रहे थे। उन्होंने जो कुछ लोगों के नाम उनकी तरफ से भी प्रपोज किए गए थे कि जिनको माविन खसूसी मुकर्रर किया जा सकता है, जिनमें मुंतखब लोग शामिल थे। लेकिन मुंतखब के गैर मुंतखब लोगों को माविन खसूसी बना दिया गया
उस पर भी वो नाराज थे। फिर उनके सियासी मुखालफिन को उन्हीं के इलाके से मुआविन खसूसी रख दिया गया, इस वजह से ज्यादा नाराजगी और मामला काफी अरसे से बिगड़े हुए हैं, अच्छे तो शुरू से ही नहीं थे। उनकी एक कोशिश है कि हालात इस तरह के हो जाएं कि लोग नाराज हों, और लोग नाराज हैं। बलूचिस्तान में 58-60 की काबीना होती थी, अब ये काबीना 19 पे चली गई है, तो बाकी जो 40-45 लोग हैं वो तो नाराज ही रहेंगे ना, वो कभी खुश नहीं होंगे। तो मुआविन ठीक है बना के लोगों को ऑब्लाइज किया जा रहा है ऐसे सूबे में जहाँ शदीद माली बुरान है, जहाँ पे तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स नहीं है, तनख्वाहें देने के लिए ओडी लेना पड़ रहा है। ऐसे हालात में और मामले खसूसी बनाते जाएंगे आप, तो ये सूबा आगे कैसे चल सकेगा? सही कह रहे हैं आप। अब जरा ये बताइएगा, आज जैसे कि फेसबुक पे स्टेटस डाला था अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो ने अपने इस्तीफे का, और आज न्यूज़ ने उसको नशर किया, उसके बाद वो स्टेटस भी वापस ले लिया गया, उनका मोबाइल फ़ोन भी बंद जा रहा है। एक तो ये बताइएगा आपकी कोई गुफ्तगू हुई, क्योंकि आप भी मुसलसल ट्राई कर रहे थे उनको, और इसको क्या समझे हम, इसको उनकी जानिब से यूटर्न समझे? नहीं, उनकी तरफ से, मैं उनके करीबी जराए से मेरी बात हुई, उनकी जानिब से बिल्कुल इसकी कोई तदबीर नहीं की जा रही, ना ही वो करना चाह रहे हैं। जब तक कि वज़ीर आला बलूचिस्तान या और जो सीनियर क़यादत है वो उनसे बराह रास्त रब्ता नहीं करेगी, मिलेगी नहीं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात की यकीनदानी नहीं कराएगी, उस वक्त तक वो अपना ये फैसला वापस लेने के मूड में कतई नहीं है। अगरचे उन्होंने अपने साथियों के दबाव पे वक्ती तौर पे स्टेटस तो डिलीट कर दिया है ताकि और तमाशा ना बने, मीडिया पर या सोशल मीडिया पर उन्होंने स्टेटस डिलीट कर दिया, लेकिन अभी भी वो राजी नहीं हुए इस्तीफा ना देने के लिए। अच्छा। वो अभी भी तैयार हैं कि वो इस्तीफा देंगे जब तक कि वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर सीनियर क़यादत उनसे मिल के उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीनदानी नहीं कराती। तो अब जैसे कि आपने कहा कि BNP से भी राब्ता है अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो का, JUI से भी राब्ता है, तो क्या अगर इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा मंजूर हो जाता है, तो आने वाले दिनों में कोई नया सियासी इत्तेहाद देखेंगे बलूचिस्तान में फिर हम? जी बिल्कुल अली, ये हो सकता है, क्योंकि इसके लिए जो काम था वो तो इलेक्शन के बाद ही चल रहा था। जब वज़ीर आला जाम कमाल बन गए उसके बाद भी जो बाप की सफ़े हैं उनमें इंतशार ही रहा। अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो नाराज हैं, जिनको वजारतें नहीं मिली, और कुछ ऐसे हैं जिनको मतलूबा वजारतें नहीं मिली, उसकी वजह से भी नाराजगी है। तो वक्ती तौर पे वो सिस्टम को चलने दे रहे हैं, लेकिन आइंदा 2-3 माह में मार्च अप्रैल तक की मामला ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि BNP भी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर रही है मिसिंग पर्सन के हवाले से, JUI अपने मामला को लेके चल रही है। तो आइंदा नया सियासी इत्तेहाद बन सकता है जिसमें बाप के लोग भी होंगे, जिसमें JUI भी होगी, BNP भी होगी और तहरीक इंसाफ भी होगी। तो अब तक जिस तरीके से बलूचिस्तान में हुकूमती निज़ाम चलाया जा रहा है, पिछले अगर 80-85 दिनों की बात करें, तो आप क्या समझते हैं मरकजी हैसियत अभी भी वज़ीर आला बलूचिस्तान को हासिल नहीं है? तो मरकजी हैसियत उनको हासिल है, लेकिन मसला यह है कि उनके पास फंड इतने नहीं है कि वो मामला को चला सकें। वजीर आजम जब कोयटा आए थे उनके सामने भी ये मसला रखा गया था कि मामला को चलाने के लिए बलूचिस्तान के पास फंड नहीं है, तरक्याती मंसूबों को आगे नहीं बढ़ाया जा पा रहा। तरक्याती जो पिछली गवर्नमेंट ने मंजूर किया था बजट, उसके भी पैसे नहीं थे, बजट तो था लेकिन उतने पैसे नहीं हो रहे। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नया NFC अवार्ड आएगा तो कुछ फंड रिलीज होंगे, तब कोई मामला को आगे चल सकेंगे। तो अब ये बताइएगा ये मसला हल कब तक होगा? अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो फाइनल डिसीजन कब लेंगे? अपना इस्तीफा वापस लेंगे या फिर इस्तीफा हर सूरत देंगे? कब तक ये फैसला सामने आएगा? अली 3 से 4 दिन में मामला वाज़े होने शुरू हो जाएंगे। 3-4 दिन में जो बाप की क़यादत है वो उनसे राब्ते करेगी, उनको मनाने की कोशिश करेगी, उनके जो मुतालबात होंगे उनको वक्ती तौर पे हल करके इस मामले को निपटाया जाएगा। लेकिन अगर अभी उन्होंने फैसला वापस ले भी लिया टेम्परेरी तौर पे, लेकिन मार्च अप्रैल तक मुझे नहीं लगता कि आइंदा 2-3 माह मजीद ये इतिहास चल सकेगा और फिर दोबारा यही मसला पैदा होगा और अगली दफा जब ये मसला पैदा होगा फिर ये हुकूमत के लिए बहुत मसला खड़ा कर देगा। अच्छा, हुकूमत के लिए मसला खड़ा होगा अब की बार अगर दोबारा ऐसा कोई बहरान पैदा होता है। अब सर ये बताइएगा, अभी जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें फेवर किसकी जानिब ज्यादा की जा रही है? स्पीकर की जानिब ज्यादा फेवर है लोगों की या फिर CM की तरफ ज्यादा है? इस वक्त तो पोजीशन मजबूत है जाम कमाल की, अक्सरियत मेजॉरिटी बाप की उनके साथ है, तहरीक इंसाफ भी उनको सपोर्ट दे रही है, इसलिए फिलहाल तो वक्ती तौर पे इतना ज्यादा कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। कुद्दूस बिज़िंजो अगर इस्तीफा देंगे और रुकने असेंबली के हैसियत से काम करेंगे तब भी वो पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। वक्ती तौर पे वो अंदरूने खाना अपना काम करते रहेंगे जो उन्होंने करना है और आइंदा 2-3 माह में वो ऐसी सूरत पैदा कर लेंगे बाप के अंदर कि उनके लिए राह हमवार हो जाए।
अच्छा, ये बताइएगा विफाक की जानिब से अब तक कोई इक़दाम लिए गए इस सिलसिले में कि ये जो झगड़े चल रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि शुरू से ही ये मामला ख़राब चल रहे थे, कुछ इंटरवीन किया अब तक फेडरल ने कि मामला को सुलझाया जाए? नहीं, कतई नहीं अली, इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ है वो बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर रही, ना ही वो इस मामले में पढ़ना चाहती है। वो कहते उनका मौक़िफ़ है कि बाप का ये दाखिली मसला है, वो खुद अपने तौर पे तय कर लें कि उन्होंने किसको आगे करना है या किसको पीछे रखना है। उन्हें इससे गर्ज नहीं है, वो इत्यादी और इत्यादी की तरह सपोर्ट करते रहेंगे बाप को, और वो चाहे किसी भी सूरत में हो, चाहे वो जाम कमाल की सूरत में हो या वो अपना किसी और को आगे लें। और गवर्नर का अब तक क्या रोल देख रहे हैं हम? गवर्नर बलूचिस्तान का इस वक्त किस तरफ पलड़ा भारी है? गवर्नर की तरफ से कोई मुदाखलत नहीं है, कोई बयान, कुछ नहीं, खामोशी जाहिर की जा रही है। वो एक वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से काम कर रहे हैं, किसी किस्म का कोई उनका किरदार नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजीब आपका। मुझीब बता रहे थे जो इस वक्त बलूचिस्तान में चल रहा है, एक जानिब सीएम हैं जाम कमाल और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो हैं, और उन दोनों के दरमियान इख्तलाफात की बुनियाद पर आज हमने देखा कि स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो ने इस्तीफ़ा दिया, और उसकी खबर जो है, उसकी जो खबर है उन्होंने खुद अपने फेसबुक अकाउंट पर भी जो है वो स्टेटस की सूरत में जाहिर की, लेकिन उसके बाद ना जाने क्या हुआ, जब आज न्यूज़ ने उनका वो स्टेटस ऑन एयर किया तो उसके बाद उन्होंने स्टेटस वापस भी ले लिया, और जब से अब तक उनका फ़ोन भी बंद जा रहा है। इस हवाले से जो मजीद कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं आपके साथ शेयर करेंगे। फिलवक्त लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जिक्र करेंगे गिरती मईशत को सहारा देने का, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी पूरी टीम के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात के एक रोज़ा दौरे पर हैं, और मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को एक बड़ा इक़्तिसादी पैकेज मिलेगा। तो इस पर ही तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब जिक्र करते हैं गिरती मईशत को सहारा देने का। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी टीम के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात के एक रोज़ा दौरे पर हैं, और पाकिस्तान को बड़ा इक़्तिसादी पैकेज मिलने का कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात में शेख मोहम्मद बिन सुल्तान अल नहयान से मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया गया है, और एलामिया में बताया गया है कि मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को तवील मुद्दत स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलने पर इत्तफाक हुआ है, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी शराकत दारी को फ़रोग़ देने के लिए फौरी इक़दामात पर इत्तफाक भी किया गया है। मज़ीद ये कहा गया है कि तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए जामा लाहे अमल पर भी हम सब ने इत्तफाक किया है। दोनों ममालिक के मुश्तरका वज़ारती कमीशन का इजलास अब आइंदा साल फरवरी में होगा। इसी सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार जनाब फरहान बुखारी साहब, और उनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने एक पैकेज तैयार किया है, पहले वो देखिए। गिरती मईशत को सहारा देने का मिशन। वजीर आजम सऊदी अरब और चीन के बाद अब मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंच गए। पाकिस्तान को बड़ा इक्तिसादी पैकेज मिलने का इम्कान। अबू धाबी पहुंचने पर शेख मोहम्मद बिन सुल्तान अल नहयान ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। सदारती महल आमद पर वजीर आजम इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम और वली अहद की मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई। एक रोजा दौरे पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर खजाना असद उमर और दीगर आला हुक्काम भी वजीर आजम के हमरा हैं। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इस वक्त सीनियर एनालिस्ट फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान साहब, इस वक्त वजीर आजम, आर्मी चीफ और काबीना के दीगर अफराद मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं। गुमान यह है बड़ा इक़्तिसादी पैकेज मिल सकता है। आप क्या समझते हैं, IMF ने जो सख्त शराइत आयद की हैं, अगर पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम लेता है तो बहुत ज़्यादा सख्त शराइत पर अमल करना होगा, तो इट विल बी फीजिबल कि हम मुत्तहिदा अरब अमारात से एक बड़ा इक़्तिसादी पैकेज ले लें? देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा। सऊदी अरब की इमदाद या चीन की इमदाद या मुत्तहिदा अरब अमारात की इमदाद जो है, उसका ये मतलब नहीं है कि हम IMF के साथ कर्जे का जो मुआहदा करने चले हैं हम उससे बच सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बैनुल अक़वामी मार्केट्स में जब तक के IMF की मोहर पाकिस्तान की मईशत पे नहीं लगेगी, यानी एक मुस्तकबिल की माशी रास्ते पे नहीं लगेगी, बैनुल अक़वामी मार्केट्स में जाके मुख्तलिफ बैंक से या मुख्तलिफ जगहों पे बॉन्ड्स वगैरह रेज करके हम जो अपने लिए पैसे रेज करते हैं वो सिलसिला नहीं हो सकेगा।
और जहाँ तक ममालिक से इमदाद की बात है, आज इमदाद मिल रही है, अगर एक दफ़ा मिल भी जाती है तो ये रोज़ रोज़ तो हम नहीं कर सकते, हमें एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। और वो हमें इसलिए भी सोचना है ताकि हमें कुछ एक मुद्दत, एक वक्त ऐसा मिल सके जिसके दौरान हम फाइनली अपने मुल्क की माशी इस्लाहात वो कर सकें जो कि माजी में नहीं हुई हैं। ठीक। तो IMF का तो सिलसिला खत्म नहीं हुआ, IMF तो चल रहा है अपनी जगह पे, और इस वक्त लेकिन कुछ कंडीशंस में बेहतरी आने का इम्कान है। अगर मुत्तहिदा अरब अमारात से एक बड़े पैमाने पर पैसा आ जाता है पाकिस्तान डॉलर की सूरत में, तो फिर आपको लगता है कि IMF थोड़ा हल्का हाथ रखे? नहीं, मेरे ख्याल में इतना हो सकता है कि शायद हम जो रकम लेने चले हैं उसमें कुछ कमी आ जाए। अच्छा। लेकिन जहाँ तक शराइत का ताल्लुक है, IMF की शराइत तो मेरे ख्याल में वही अपने तौर पे रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तानी मईशत इस वक्त कई मुश्किलात का शिकार है। टैक्स का मामला तो खैर हमारे लिए दुनिया भर में हमारे टैक्स का मामला मजाक बन के रह गया है, लेकिन उसके अलावा जो पिछले 4-5 साल में गुज़श्ता हुकूमत के दौर में जो हमारी एक्सपोर्ट्स यानी बरामदात जो क्रैश हुई हैं बुरी तरह से, हमारा ट्रेड, बैनुल-अक़वामी ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड का खसारा यानी तिजारती खसारा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। और हमने मुल्क में जो दुनिया भर का सामान तायुश अपने अशराफिया के लिए मंगवाया है, एक सिलसिला शुरू कर दिया है। गरीब आदमी को उससे कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ है, लेकिन वो एक अशराफिया के जो जरूरियात हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमने अपनी मईशत को तबाह कर दिया है। तो ये मामलात हमें ठीक करने पड़ेंगे, वरना तो ये गाड़ी इस तरह तो नहीं चलेगी। तो फिर फरहान साहब, जिस तरीके से वज़ीर आज़म और उनके मुआविनीन पूरी कोशिश कर रहे हैं, दुनिया भर में जा रहे हैं, एड ले रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान की डूबती मईशत को सहारा दिया जा सके, एटला साहब यही समझ रहे हैं कि हर सूरत जाना फिर भी हमें IMF के पास ही पड़ेगा? जी जी, IMF के पास जाना पड़ेगा, और IMF की शराइत बहरहाल हमें तस्लीम करनी पड़ेंगी और तस्लीम करनी चाहिए। अगर IMF माशी इस्लाहात के बारे में कहता है और हमें ये कहता है कि भाई आप अपने टैक्स के निज़ाम को बेहतर करें, आप अपनी पॉलिसीज को तब्दील करें ताकि आपकी ये जो बरामदात क्रैश हो गई हैं इनमें कोई बेहतरी आ सके, आपकी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जिनका खसारा हर साल अरबों रुपए यानी उसमें चले जाते हैं, चाहे वो PIA हो या रेलवेज हो या दूसरी कंपनीज हो, ये आप इन मामलात को हल करें, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर IMF ना भी कहे तो भी इस्लाहात करने की ज़रूरत है, और हुकूमत की जो शुरुआत हुई हैं उससे एक मनफी, एक नेगेटिव यानी सिग्नल पिछले महीने तब गया जबकि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के चंद 100 मुलाजमीन ने इस्लामाबाद में मुजाहरा किया और हुकूमत पीछे हट गई 2-3 दिन के बाद, और जनाब जी कह दिया कि ठीक है जी, कोई छांटी नहीं होगी। किस तरह छांटी नहीं होगी? एक कंपनी है जो कि डूब रही है, जिसके बारे में शिकायत हैं, जिसका माजी को बहुत अच्छा नहीं है, और यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन तो बड़ी बड़ी कंपनीज के मुकाबले में एक छोटी कंपनी है। वहां पे अगर हुकूमत अपने कदम जमा के अपनी बात नहीं मनवा सकती तो फिर बड़े बड़े काम किस तरह करेगी? अच्छा, अब जरा ये ठीक है। अच्छा, अब जरा ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि हमें टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना होगा, IMF ने भी ये शर्त आयद की हुई है, साथ साथ IMF ने दीगर शराइत भी आयद की हैं। खासतौर पर अगर पाकिस्तान की मईशत को हमें सहारा देना है तो शुरू से तो मैं भी ये सुनता आ रहा हूँ, यकीनन आप भी लिखते आ रहे हैं कि हमें जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, पाकिस्तान में कारोबारी मौक़ों को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल डिसहार्मनी होती जा रही है आजकल के दिनों में, जिस तरीके के बयानात सामने आ रहे हैं, ऐसे में लगता है कि बेहतरी आ सके जल्द मईशत में? देखिए, पॉलिटिकल या सियासी जो मामलात अगर खराब हुए हैं तो उनकी जिस हद तक हो सके हुकूमत को ठीक करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये भी है कि हमारी तारीख में पहले भी कई दफा ये हुआ है कि जनाब सियासी प्रेशर को जवाब बना के और हुकूमतें इस्लाहात से पीछे हट गई हैं। जहाँ पे इस्लाहात हो सकती हैं भाई, वो वहाँ पे तो आप इस्लाहात करें। अगर अपोजिशन का प्रेशर आ रहा है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से आ रहा है, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आ रहा है, तो उनके ऊपर अदालती केसेस हैं। अब वो केसेस आप परसू करें, लेकिन ये जो ढंग कायदे कानून से करें और तनाज़े नए ना खड़े करें। अब ये जो लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर का मामला जो हुआ है नैब के हवाले से, और किस तरह वो एक तनाज़ा खड़ा हो गया, इस किस्म की हिमाकतों से बचें। क्यों करते हैं ऐसे काम जिनसे सूरत हाल अच्छी खासी बनी बनाई,
मुतनाज़ा हो जाती है। तो तनाज़ों से बचें और कानून के हाथ में रह के मुल्क की इस्लाहात करनी चाहिए। सही है। आज नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि आज से बहुत पहले करनी चाहिए थी। और इस तरह पाकिस्तान की गाड़ी को, यानी ये मैं तो अक्सर बेशतर दोस्तों में ये कहता हूँ कि ये उस किस्म की गाड़ी है जिसके तकरीबन चारों टायर पंक्चर हो गए हैं और हम इसे खरीदते जा रहे हैं। ठीक है। ये सोचे समझे बगैर कि एक दिन ये आएगा कि वो जो टायरों के अंदर जो रबड़ है वो भी बिल्कुल यानी चादर देखकर हमें अपने पांव फैलाने पड़ेंगे। अब जरा फरहान साहब, चूंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और इसी दौरान ये खबर भी आ रही है तो आपसे तज्जिया भी ले लेंगे। और वो खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, पहले तो पाकिस्तान को शदीद तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया और कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए कुछ नहीं किया। अब काफ़ी दिनों से हम ये बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एड है वो रोकी हुई है अमेरिका ने। ऐसे में ट्रंप के इतने सख्त बयानात आने वाले दिनों में हमारी मईशत के लिए कितने जो है वो मुश्किल का बाइस बनेंगे? भाई इंतहाई एहतराम के साथ ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में, सहाफ़ती ज़िंदगी में, मुझे पेशा सहाफ़त में कदम रखे हुए कुछ तकरीबन 35 साल हो गए। मैंने दुनिया के नक्शे पे ट्रंप से ज्यादा अहम सियासतदान को कम ही देखा है। लेकिन सर क्या करें बहरहाल वो अमेरिकी सदर तो है ना। हमें ये करना चाहिए कि अपने मुल्क की इस्लाह करनी चाहिए। और ये ट्रंप के अगर कोई बयानात आ जाते हैं, वो तो कोई ना कोई रोज अहमकाना हरकत कर देते हैं। अगले दिन उन्होंने एक CNN के रिपोर्टर से लड़ाई हो गई, फिर वहां पे उनकी अच्छी खासी बेइज्जती 2 दिन बाद 3 दिन बाद तब हुई जबकि एक जज ने ये फैसला दे दिया वाशिंगटन की अदालत में कि जी ये जो व्हाइट हाउस में उस रिपोर्टर का जो दाखिला बंद हुआ है ये गलत है और वो दाखिला फिर रिस्टोर करें। वो इस किस्म की हिमाकतें जब वो अपनी डोमेस्टिक सतह पे करते हैं तो फिर उसके बाद कोई तनाज़ा वो खड़ा कर देते हैं और बाहर। लेकिन फरहान साहब ये देखें ना, इतने दिनों बाद आखिर अमेरिका को ख्याल आया तो क्यों आया? ये सूरत हाल तो पहले भी थी, अगर थी। पहली तो बात है हम तो इसको इल्ज़ाम करार देते हैं, लेकिन अगर वो इस इल्ज़ाम को सही भी समझते हैं अमरीकी, तो फिर अभी क्यों ख्याल आ रहा है? उसामा बिन लादेन का अब जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि पाकिस्तान में रह रहा था, पाकिस्तान ने गलत बयानी करी और अमेरिका ने पाकिस्तान में आके उसको टारगेट किया। उसी तरीके से वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए कुछ नहीं किया। और जो हमारी एड बंद की है उस पर वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही इक़दाम है। तो ये सूरत हाल तो असरअंदाज होगी ना फिर पाकिस्तान पर? नहीं, क्या असरअंदाज होगी भाई? आप अपने मुल्क को ठीक करें ना। मैं तो आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप अपने अंदरूनी हालात को संभालें। देखें, दुनिया की तारीख में ऐसे कई ममालिक गुजरे हैं और हमारे बिल्कुल पड़ोस में ईरान की मिसाल है। तो उन्होंने टक्कर लेने का फैसला किया लेकिन अपने मुल्क को अंदरूनी तौर पे संभाल के रखा। मुश्किलात भी थी, लोगों ने कुर्बानियां भी दी, मुल्क ने कुर्बानी दी, आखिर में वो अपनी जगह पे डटे रहे और वहां पे आज भी वही कायम है। तो पाकिस्तान में क्या मुसीबत है? हम भी अपने अंदरूनी मामलात को ठीक करें। पाकिस्तान को इस वक्त अगर कोई बड़ा खतरा है तो वो अंदरूनी मामलात से है और उन्हें संभालने की जरूरत है। हमारी अंदरूनी सूरत हाल को, चाहे वो सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे वो मईशत का मामला हो, सही, चाहे वो दीन के नाम पे, मजहब के नाम पे जो इंतशार फैलाने की कोशिश कुछ हलकों में की तरफ से की जाती है, उसको उससे डील करने का मामला हो, ये सारी की सारी वो चीजें। चलिए ठीक है, आपने कहा कि अपने पांव पर इंसान को खुद खड़ा होना होगा, पाकिस्तान को भी अपने पांव पर खड़ा होना होगा। लेकिन बात यह है कि ऐसे मौके पर जब वजीर आजम इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी मईशत अपने पांव पर खड़ी हो जाए, दुनिया भर में जा रहे हैं, मुख्तलिफ मुआहदे कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था, मुआहदे कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ऐसे मौके पर अमेरिका का इतना रूड रवैया, वजह क्या है? आप तो उनका लिस्ट बना के देख लें कि वो डोनाल्ड ट्रंप, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने अपनी सहाफती जिंदगी में ऐसा अहमक किसी मुल्क की कायद कम ही कोई देखा है। अमेरिका की बदकिस्मती, शुक्र है पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई अहमक आदमी हमें क़यादत के लिए नहीं मिला। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो उनका जो रूड बिहेवियर है, बुरा रवैया है, ये कोई पहली दफा पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो रहा ना भाई। वो जब से आए हैं वो ये हिमाकतें करते आ रहे हैं और वहां पे उन्हें हाल ही में एक सियासी शिकस्त भी हुई है जबकि वो उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कंट्रोल डेमोक्रेट्स के हाथ में चला गया है। वो एक सेटबैक हुआ है और उनकी अपनी पोजीशन इंटरनली कोई बहुत ज्यादा मजबूत अभी इतनी नहीं है सियासी तौर पे। इसलिए हो सकता है कि वो पाकिस्तान के जैसे मुल्क के बारे में बयानात दे के अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, अब हमें हर वक्त हमें अमेरिका के ऊपर नजर नहीं रखनी चाहिए बल्कि अपने ऊपर नजर रखनी चाहिए। चलें, अपने ऊपर नजर रखनी चाहिए, लेकिन जैसे कि आपने शुरू में ये कहा कि IMF के पास तो हमें हर सूरत जाना होगा
और ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि IMF को अगर सही तरीके से कोई कंट्रोल करता है, गो कि उसका सरबरा यूरोपी ज़रूर होता है, लेकिन कंट्रोल तो वो अमेरिका के ज़रिए ही होता है, तो फिर तो हमें हर सूरत किसी न किसी फेज़ में तो अमेरिका के साथ कुछ ना कुछ मामला तो बेहतर करने होंगे ना भाई। 20% से कम वोटिंग राइट्स हैं IMF में अमेरिका, 80% से ज्यादा बाकी दुनिया के हैं, जिसमें यूरोपीय ममालिक हैं, जिसमें जापान की पोजीशन है, जिसमें सऊदी अरब की पोजीशन है। ये सारे के सारे ममालिक मोर देन 80%, चीन की बड़ी आवाज है वहां पे। तो ये कहना कि जी एक अमेरिका की वजह से हम डर गए हैं कि पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान कोई इतना यानी कमजोर या इतना छोटा मुल्क नहीं है कि उसे नजरअंदाज किया जा सके। अलमिया ये है कि हमेशा पाकिस्तान की हमने खुद कम कदर की है बनिस्बत उसके जितनी करनी चाहिए थी, और आज भी वही हो रहा है। कुछ हल्कों से यही हो रहा है। सही ये बदकिस्मती है। हमें समझना चाहिए इस्लामी दुनिया का एक न्यूक्लियर असलहे से आर्म एक मुल्क है, और वो मुल्क है पाकिस्तान। सही। और पाकिस्तान के पास अपने दिफा के लिए जराए भी हैं। पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को अपनी नीयत को दोबारा देखना चाहिए और अपने हालात दुरुस्त करने चाहिए, और जो चोरी चिकारी होती है उसे खत्म करना चाहिए। इंटरनली मुल्क को मजबूत करें। ठीक है, मुल्क को मजबूत करना है। आने वाले दिन आप कैसे देख रहे हैं मईशत के हवाले से? IMF की तरफ अगर जाना है तो IMF ने कहा है 1% सेल्स टैक्स बढ़ाना है, डॉलर की जो कीमत बढ़ रही है उसको रोकना नहीं है, रुपए को अपनी असल हालत में लेकर आना है। महंगाई का तो फिर सुनामी आ जाएगा। महंगाई को सुनामी आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर महंगाई होती, और मैंने इसके बारे में कुछ आदाद शुमार भी सुने इन दिनों में कि इन्फ्लेशन कहाँ तक जाएगी। एक जगह पे बल्कि किसी ने मुझे 14 से 15% का जिक्र किया, जो कि यकीनन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा एक नंबर है। लेकिन ये कि फिर उसे मैनेज करना तो आपका अपना काम है ना, वो आप मैनेज करें। लेकिन वो कैसे मैनेज होगा? उसके लिए तो ज़रूरी है ना कि पाकिस्तान में डॉलर की बहार हो, डॉलर बेपनाह हो, और पाकिस्तान का जो इस वक्त ट्रेड के हवाले से जो आपने डेफिसिट बताया है वो कम से कम सतह पर है। भाई कई पॉलिसीज तो हमारे अपने हाथ में है। ट्रेड की आप बात करते हैं, दरामदात इंपोर्ट्स में एक अच्छा खासा आंसर ऐसी चीजों का है जो कि अगर पाकिस्तान में आनी बंद हो जाए तो पाकिस्तान की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने खुद कराची की एक बड़ी मार्केट में, जो कि जहाँ पे बड़े बड़े पैसे वाले लोग आते हैं, लेकिन कम ही उनमें से ऐसे हैं जो कि टैक्स अपना पूरा देते हैं, वहां पे खुद देखा नवंबर के महीने में ऑफ सीजन 1600 रुपए की खुबानी, और वो न्यूजीलैंड से आई हुई है। अच्छा, क्या क़यामत, क्या मुसीबत आ गई है। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ये बेशुमार मिसालें मैं आपको गिनवा सकता हूँ। पाकिस्तान का एक डेयरी का सेक्टर इतना बड़ा होने के बावजूद हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से दूध इंपोर्ट करते हैं। हम दुबई से कई घर ऐसे हैं जहाँ पे पैसे वाले लोगों के, जहाँ पे पानी उनकी टेबल से जो है वो बोतलें दुबई से आती हैं। क्या मुसीबत क्या है? ये क्यों हम सब कुछ ये अलाउ कर रहे हैं? डंडे के जोर पे, डंडा तो सारों का पीर है ना जी, एक दफा आप डंडा सही तौर पे चलाएं और डंडे के जोर पे ये काम करें। आप हुकूमत पाकिस्तान को कह रहे हैं कि वो डंडे के जोर पे जो है वो सारी मिलती है, तो फिर हम मुश्किलात में नहीं आ जाएंगे? भाई अगले 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि तवक्को है कि पीर या मंगल को सऊदी अरब से वो जो $3 अरब का एक पैकेज है उसमें से $1 अरब आने की तवक्को है। तो अगले 48 घंटे में चले, आप कह रहे हैं कि अच्छी खबरें 1-2 दिन में आएंगी। इस वक्त नईम उल हक साहब PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया नईम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, वजीर आजम इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं, कोई खुशी की खबर आ रही है या नहीं? जी, आप बातचीत तो हमारी उनके साथ पहले ही से चल रही थी। इंशाअल्लाह हम खुशखबरी सुनाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि उस गुफ्तगू के नतीजे में मुत्तहिदा अरब इमारात से हमें अच्छा एक पैकेज मिलेगा। अच्छा, जो पाकिस्तान के जो इस वक्त शदीद एक इक़्तिसादी बहरान है, एग्जैक्टली उससे निपटने में हमारी मदद होगी। तो ये खुशी की खबर सऊदी अरब और चीन से ज्यादा बढ़कर होगी या इनके दरमियान होगी या कम होगी? ये मैं इस वक्त नहीं कह सकता। अच्छा। इंशाअल्लाह हम आपको कल तक इसके मुताल्लिक भी बाकायदा पूरी कौम को आगाह करेंगे। मगर आप जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ, सऊदी अरब के साथ और चीन के साथ हमारे रिवायती और तारीखी ताल्लुकात हैं, और उसी की
वजह से उसी की बुनियाद पर ये ताल्लुकात और ज्यादा गहरे हो जाएंगे इस इक़्तिसादी पैकेज के बाद। अच्छा, अब IMF की तरफ हम जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं साहब, जरा ये भी बताइएगा। IMF के पास जाना इसलिए जरूरी हो गया है, हालांकि अभी तक हमने कोई इस पे हतमी फैसला नहीं किया है कि आप जो बैनुल अक़वामी जो माली इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक खुद अलग, IMF तो अलग है ना वर्ल्ड बैंक से, सही, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, दुनिया के जो बड़े बड़े कमर्शियल बैंक हैं, अगर हमारा IMF के साथ कोई समझौता हो जाता है तो उनसे जो हमारे जो और मामलात हैं जिसमें हमें माली वसाइल की जरूरत है वो बहुत आसान हो जाएंगे। तो मगर तो फिर जो IMF ने नहीं सब कड़ी शराइत रखी हैं, सेल्स टैक्स 1% बढ़ाया जाए, डॉलर की कीमत बढ़ने दी जाए, तो फिर वो हुकूमत कबूल करेगी या नहीं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि हम रुपए को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। हम समझते हैं कि रुपए की कीमत में गिरने का को कोई जवाब नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी हालत है वो बेहतर होती चली जा रही है। तो अभी बाकायदा तौर पर जब IMF की शराइत हमें मिल जाएंगी तो फिर हम काबीना जो है उसके हवाले से फैसला करेंगे। अच्छा, अभी जरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और एक बार फिर कहा है कि जो हमने इमदाद रोकी है वो बिल्कुल सही रोकी है क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो इस पर भी जरा कॉमेंट कर दीजिएगा। माफ कीजिएगा, ये किसने? अमेरिका का? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है। अच्छा, ये मेरे इल्म में नहीं था। देखें, अमेरिका बहुत बुरी तरह फंस गया है अफगानिस्तान में, ठीक है, और वहाँ पर उसने अब उसी सोच का इजहार किया है जो इमरान खान नौरे वजीर आजम पिछले 20 साल से कर रहे थे। सही, कि तालिबान से बात करो और इस मसले को जंग के जरिए नहीं बल्कि अमन के जरिए इसको हल करना चाहिए। मैं जब तक तफसीली तौर पर ट्रंप का ये बयान ना देख लूं, मैं नहीं चाहूंगा कि इस पर तफसीली कोई रद्द अमल का इज़हार करूं, मगर ये मैं अच्छा, अगर सिर्फ आपके पास 20 सेकंड्स हो तो हम उनका वो शॉट आपको सुनाते हैं जो पाकिस्तान से मुताल्लिक उन्होंने कहा है। We give Pakistan $1.3 billion a year, and they don't tell him he lived in Pakistan. We're supporting Pakistan. We're giving him $1.3 billion a year, which we don't give them anymore, by the way. I ended it because they don't do anything for us. Pakistan there, and we give Pakistan $1.3 billion a year, and they don't tell him he lived in $1.3 billion a year, which we don't give them anymore, by the way. I ended it because they don't do anything for us. तो नईम साहब, डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रवैया खुद आपने देख लिया बल्कि सुन लिया। ये जो बयान है ये जाहिर है ये पाकिस्तान से दोस्ती की गमाजी नहीं करता है। एग्जैक्टली। अभी अमेरिका ने तुर्की और हिंदुस्तान को ईरान के साथ तिजारत के हवाले से रियायत देकर और पाकिस्तान को नजरअंदाज करके मैं समझता हूँ एक बहुत ही गलत कदम उठाया है। मगर हम इस किस्म के बयानात से दबने वाले नहीं हैं। अगर उनकी ये सोच है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं बताएं ना। उन्होंने क्या किया है बजाय कि यहाँ पे सिविल वॉर जो 20 साल से चल रही है जिस पर के अपने हजारों फौजी मारे गए हैं, उनको चाहिए, ट्रंप को चाहिए, ट्रंप हुकूमत को चाहिए कि इस इलाके के हवाले से एक हकीकत पसंदाना रवैया अख्तियार करें। ठीक, इस किस्म के बयानात से अमन को कोई तक़वियत नहीं मिल सकती। बिल्कुल, इस किस्म के बयानात से अमन को तक़वियत नहीं मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब, आप हमारे साथ मौजूद। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मुसलसल मौजूद रहे। नाज़रीन, आज एक्सक्लूसिव में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।